नमस्कार, मैं हूं एन वी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। हमारे शरीर में यूं तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, लेकिन एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स कहूँगा मैं, कमाल के ऑर्गन्स है जिसे हम मास्टर केमिस्ट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। यह है किडनीज। किडनीज दिन में कम से कम 50 गैलन फ्लूइड्स को मैनेज करता है, यानी कि रफली 189 लीटर्स की बात करेंगे हम। इसके अलावा विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन करना, इसमें एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिस वजह से बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स फॉर्म होते हैं और वहाँ से हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है आरबीसी के कारण, वो हमारे लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होता है। अलावा इसके हमारे बॉडी के सॉल्ट, पोटेशियम और एसिड को मेंटेन करता है। लेकिन बाय चांस अगर किडनी फेल हो जाए तो हमारे ब्रेन पर उसका असर होता है, साथ साथ में हमारे हार्ट पर उसका असर होता है, हमारे ब्लड प्रेशर पर उसका असर होता है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाता है। हमारे किडनीज में कई सारे हज़ारों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जिसको हम आम भाषा में फ़िल्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको फ़िल्टर होकर बॉडी को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। तो किडनी क्या है, किडनी के फंक्शंस क्या है, किडनी को कैसे मेंटेन करना, अगर किडनी ख़राब हो जाए तो क्या उसमें कोई ट्रीटमेंट है, क्यूरेबल है, ये सारी बातें जानेंगे। इसके लिए हमने आज शहर के जाने माने डॉक्टर जितेश जेसवानी को आमंत्रित किया, जो कि पेशे से एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। केवल नागपुर में नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया में काफ़ी मशहूर है और अपनी सब्जेक्ट पर एक बहुत अच्छी पकड़ है। अश्विनी डायलिसिस सेंटर रामदासपेट और नेफ्रॉन किडनी सेंटर हॉस्पिटल धंतोली, ये इनके सर्वा देख रेख में चलता है और इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट वो भी किडनी की देखभाल करता है और एक यूरोलॉजिस्ट वो भी किडनी के बारे में कंसर्न है, तो इन दोनों में क्या अंतर है और आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, और बहुत कॉमन पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसके पास जाया जाए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कि यूरोलॉजिस्ट के पास। तो पहले तो ये दोनों भी डॉक्टर्स जो है वो किडनी को ही देखते हैं, किडनी के ही स्पेशलिस्ट होते हैं। बट एक जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो आपके किडनी के मेडिकल मैनेजमेंट पे काम करता है। अच्छा। इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको किडनी का बीमारी है जो अभी अभी शुरुआत हुई है, अक्यूट मतलब टेम्पररी किडनी फेलियर या परमानेंट जिसको सीकेडी कहा जाता है, परमानेंट किडनी फेलियर है, या मान लीजिए वो पेशेंट्स जो डायलिसिस में हैं, जो या पेट की सफाई कराते हैं, पेट का डायलिसिस भी एक तरीके का डायलिसिस होता है। कुछ पेशेंट्स जो किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या करा चुके हैं, उनके केयर में जो डॉक्टर रहते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यही नहीं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के कारण किडनी में जो प्रॉब्लम आती है उसके साथ भी डील करते हैं, और आपके शरीर के एसिड बेस बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, इन सब बीमारियों में भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको मदद कर सकता है। जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो भी किडनी को ही देखता है, लेकिन एक यूरोलॉजिस्ट एक सर्जन होता है। मान लीजिए किसी को किडनी में कोई स्टोन हो, या फिर किसी का प्रोस्टेट की मात्रा बढ़ गई हो, किसी को किडनी के रास्ते में या पेशाब की थैली में कोई कैंसर हो, या किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी जो होती है उसमें एक यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको हेल्प करता है। आपने बहुत सुंदर और सिंपल तरीके से समझाया कि यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट के बीच में क्या अंतर है। जी। मैं जानना चाहता हूं सर कि किडनी क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, अगर आप आम भाषा में आम आदमी को समझ में। जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोगों में दो किडनी होती है, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू में दो बीन शेप की दो किडनी होती है। कुछ लोगों को जन्म से एक किडनी भी हो सकती है। ये जो किडनी है, ये किडनी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहला किडनी का काम है सफाई। जैसे कि एक चाय की छन्नी की होती है, चाय की छन्नी में हम चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय छन जाती है। उसी प्रकार किडनी क्या करती है, आपके शरीर के जहर को साफ़ करती है। हमारी बॉडी पे बहुत सारे जहर बन रहे हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। किडनी क्या करती है सर, इनको छान के पेशाब के माध्यम से बाहर फेंक देती है। जब ये सफाई का काम नहीं हो पाता तो ये गंदगी की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। ये सफाई का काम करते हैं, जैसे आपने कहा नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के छोटे छोटे वो फिल्टर हैं जो ये सफाई का काम करते हैं। और आपको हैरानी होगी कि आपके, जैसा आपने बताया, 50 गैलन्स ऑफ ब्लड ऑलमोस्ट आपका जो किडनी है वो साफ़ करती है। तो किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है सफाई। जी सर, पर डे 24/7 किडनी आपका काम कर रही है सफाई का। दूसरा किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका फ्लूइड बैलेंस बनाना। अगर आप पानी का इंटेक ले रहे हैं
तो उतना यूरिन आउटपुट आना चाहिए, थोड़ा स्वेटिंग में जाता है, तो आपका फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी जो किडनी है वो मेंटेन करके रखती है। उसी के साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो आपकी किडनी बना रही हैं। पहला है इरेथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन जो आपके बोन मैरो को बताता है कि भाई आपको खून की कमी है, खून बनाना है। तो जब इरेथ्रोपोएटिन नहीं बनता तो बोन मैरो को संकेत नहीं है, तो खून की कमी हो जाती है। दूसरा है विटामिन डी जो हम सबको सनलाइट से नॉर्मली मिल रहा है, ये एक्चुअली एक्टिवेट किडनी में जाके होता है। तो आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग रहती हैं, इसीलिए जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको फ्रैक्चर्स, बोन वीक होती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होता उनमें। और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये जो छन्नी है इसका काम सिर्फ फिल्टर नहीं है बट एक मेंटेनेंस है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपकी किडनी उसको रेगुलेट करेगी, कितना फ़िल्टर करना है, कितना रखना है। तो किडनी इज़ वर्किंग अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गन्स इन मेंटेनिंग द ओवरऑल बैलेंस ऑफ योर बॉडी। अभी आपने कहा सर ब्लड प्रेशर वगैरह, डायबिटीज जी, की वगैरह जी, बात जी, की आपने। जी, 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 जी। तो वो कौन से डिजीजेस हैं जी। जो किडनी पर असर करता है? जी, अब अगर मैं भारत की बात करूं, हमारे इलाकों की बात करूं, तो सबसे मुख्य कारण किडनी खराब होने का, यहाँ पे जो परमानेंट किडनी खराब होने का कहूँगा, ब्लड प्रेशर एंड शुगर। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो होता है वो किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स में प्रेशर बढ़ा देता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो मरने लगते हैं। आपकी एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स धीरे धीरे मात्रा में कम होते हैं और धीरे धीरे करके इसकी फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो सबसे मुख्य कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद आते हैं किडनी स्टोन्स। बहुत बार किडनी स्टोन्स अगर अननोटिस रहे, अनट्रीटेड रहे, तो धीरे धीरे वो करके वो किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स को ख़राब कर देते हैं, किडनी सिकुड़ जाती है आकार में, श्रंकन हो जाती है सर। तो इसका मुख्य कारण, अगला कारण है किडनी स्टोन। उसके बाद भी बहुत सारे कारण हैं जिससे किडनी ख़राब हो सकती है, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियाँ। कुछ लोगों को वैस्कुलाइटिस होता है, जैसे कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें खुद के शरीर में कुछ ऐसे तत्व बन रहे हैं जिससे खुद की किडनी ख़राब हो रही है। लेकिन लूपस कहेंगे, लूपस, SLE जिसको हम कहते हैं जी, वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऐसे कुछ किडनी की भी बीमारियाँ हैं, एल्पोर्ट सिंड्रोम जैसे, जिनमें उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, परत है, उसमें फॉल्ट रहता है जेनेटिकली, और फिर वो धीरे धीरे किडनी खराब करता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे विदर्भ में देखा जाता है, यवतमाल अगर आप जाएं, यवतमाल के पास जो हिल्स हैं उसके जो बेस में अगर आप देखेंगे ना, तो हर दूसरे घर में एक पेशेंट को CKD का बीमारी है, मतलब उनका किडनी खराब है। इसको अभी WHO ने भी नेम कर दिया है CKD-U। CKD-U कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है सर? हाँ, तो इस अभी फ़िलहाल काफ़ी एडवांस्ड स्टडीज़ चल रही हैं इन एसोसिएशन विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दे हैव फाउंड दैट देयर इज़ सम फॉल्ट इन द वाटर एंड द सॉइल, जिसमें कुछ ऐसे मिनरल्स प्राप्त हुए हैं जो अभी कहा जा रहा है कि जिसके कारण ये किडनी में प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी बेल्ट्स हैं सर, यहाँ पे जैसे जलगांव का बेल्ट है, अपने यहाँ यवतमाल का बेल्ट है, वहाँ पे हर दूसरे घर में किडनी का प्रॉब्लम है। सो इसको अभी लेबल कर दिया गया है CKD-U, CKD ऑफ अननोन ओरिजिन। अननोन ओरिजिन क्योंकि ये ना डायबिटीज़ की वजह से है, ना हाइपरटेंशन की वजह से, ना कोई ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से है, बट अभी भी ये एक क्वेरी है कि ये किस कारण से इतना रैम्पिडली ये किडनी फेलियर हो रहा है वहाँ पे। मतलब ऑल दिस लीड्स टू क्रोनिक। यस सर। अभी लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं सर जिसमें अक्यूट किडनी इंजरी होती है, मतलब टेम्पररी किडनी फेलियर। टेम्पररी किडनी फेलियर के भी बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत कॉमन कारण है ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेना। बहुत बार हमें आदत होती है घर में कि भाई घुटना दुख रहा है, सिर दुख रहा है, विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको एक पेन किलर लेने से सबकी किडनी खराब होगी, बट कुछ लोग हैं जो ससेप्टेबल होते हैं, जिनको पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल फेलियर है, या बहुत लंबे समय से जो पेन किलर्स खाए जा रहे हैं, वो एक कारण है। दूसरा, इस बार हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया में भी किडनी फेलियर हुआ है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो पोस्टुलेटेड है कि वायरस खुद भी किडनी को प्रॉब्लम पहुंचाता है। दूसरा है सीवियर डिहाइड्रेशन। डेंगू चिकनगुनिया में सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण किडनी को खून का सप्लाई कम मिलता है और किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स जो है वो टेम्पररी डैमेज हो जाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे समहाउ रिकवर। ऑल्सो जो मैं देख रहा हूँ अभी अपनी OPD में, मैं देखता हूँ कि
बहुत यंग लड़कियां आती हैं जो जिमिंग कर रहे हैं और कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं है सप्लीमेंट्स प्रोटीन्स लेने के, बट जब भी आप कुछ भी कंटेंट लें तो आप उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। और लॉट ऑफ टाइम्स लोग ऑनलाइन कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स मंगाते हैं एंड वी रियली डोंट नो व्हाट इज़ इनसाइड इट। तो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ फॉर्म ऑफ किडनी का प्रॉब्लम है, फिर वो बंद करते हैं, हम थोड़े समय के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और फिर वो रिवर्स हो जाता है। अच्छा। तो ये कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं अक्यूट यानी टेम्पररी किडनी फेलियर के। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद करे, इसको बिल्कुल फॉलो न करे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्टर को कंसल्ट करे सर। लेकिन इसमें किडनी को लेकर एक प्रॉब्लम ये भी सुना है कि एनीमिया भी किडनी के कारण ही होता है। जी बिल्कुल। तो हाउ इज एनीमिया रिलेटेड टू किडनी? बिल्कुल। तो सर जैसे हमने अभी जाना कि हमारी किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन बना रही है जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। तो इसका काम है कि आपके बोन मैरो को वो सिग्नल देती है कि भाई खून की कमी है, खून बनाना है। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो इरेथ्रोपोएटिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो बोन मैरो को संकेत नहीं मिलता। ये है नंबर 1 कारण। दूसरा कारण है आपकी बॉडी का आयरन का मेटाबॉलिज्म पूरा चेंज हो जाता है। सीकेडी या किडनी फेलियर ना एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है, अंदर फ्री रेडिकल इंजरी हो रही है। उसके वजह से क्या होता है, जो भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आपका खून है, वो बनता तो है लेकिन वो मैच्योर फॉर्म में नहीं है। अच्छा। इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी इज नंबर 2 रीज़न फॉर अनीमिया इन किडनी पेशेंट्स। और तीसरा मुख्य कारण है बाकी मिनरल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन B12, इन सब के कारण भी। यही नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें अनीमिया, खून की कमी और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा नाम की एक बोन मैरो की कैंसर की बीमारी है, जिसमें बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं किडनी फेलियर लेके, लेकिन हम जब देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि अरे इसको तो कुछ और ही बीमारी निकला है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको अनीमिया है तो यू शुड गेट इवैल्यूएटेड। हम बहुत बार ऐसा मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग कि जिंकोविट की दवाई ले ली, आयरन की दवाई ले ली फार्मेसी से उठा के, बट एक बार अगर आप अपने फिजिशियन को भी कंसल्ट करें तो दैट हेल्प्स अ लॉट। हाँ जी सर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं सर, वो है जैसे आपने कहा क्रोनिक किडनी डिजीज। जी सर, जी 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 जी। और एक और होता है एक्यूट किडनी। जी बिल्कुल सर। तो दोनों में फ़र्क क्या रहता है जी, और विच वन इज मोर सीवियर एंड डेंजरस? जी जी जी। तो अक्यूट किडनी इंजरी की पहले मैं बात करता हूँ सर। अक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है टेम्पररी किडनी फेलियर। इसका मतलब किसी एक ऐसा इंसान जिसकी 10-15 दिन 1-2 महीने पहले किडनी बिल्कुल नॉर्मल थी और आज किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आया है, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन, कुछ पेन किलर्स, कुछ ड्रग्स, या फिर पॉइजनिंग, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब में अक्यूट किडनी फेलियर है ना, इसको टेम्पररी किडनी फेलियर कहा जाता है। जो सीकेडी होता है वो परमानेंट रीनल फेलियर होता है। परमानेंट क्यों? क्योंकि उसमें किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं अब वो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर सकते, उनके ऊपर असर नहीं आया है, अब वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। यूजुअली डेफिनेशन जो किताब कहती है सीकेडी का इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इम्पेयरमेंट इन रीनल फंक्शन फॉर 3 मंथ्स। द क्राइटेरिया इज 3 मंथ्स। अगर आपका रीनल डिसफंक्शन 3 महीने के ऊपर चल रहा है या अगर आपकी किडनी का आकार छोटा हो गया है, इट्स लीडिंग टू परमानेंट किडनी फेलियर। जी सर। एंड अगर आज जैसा आपने पूछा विच इज़ मोर डेंजरस, तो मैं कहूँगा आइदर, दोनों में से कोई भी डेंजरस हो सकता है। अक्यूट कुड बी डेंजरस। बहुत बार अक्यूट पेशेंट्स में यूरिन आउटपुट 0 हो जाता है, डायलिसिस का आवश्यकता पड़ता है। और जैसे आपने कहा लूपस, ऐसे कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जो किडनी और लंग्स दोनों को असर करती हैं, जिसमें पेशेंट खून की कफ करता है, जिसमें वेंटिलेटर लग सकता है। तो ऐसी भी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून बीमारियां जो पूरे ऑर्गन्स को आपके ख़राब कर सकती हैं। तो अक्यूट कैन बी इक्वली डेंजरस। बट मैं सच बताऊं तो सीकेडी के लिए जो कहा जाता है कि सीकेडी बहुत डेंजरस है, सीकेडी का पेशेंट जीवित नहीं रह सकता, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है, बिल्कुल गलत है। आज के तारीख में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं
उसमें अगर आपका सीकेडी अर्ली पिकअप हुआ है तो अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे आप उसको रिटार्ड कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को। रिटार्ड का मतलब क्या है? रिवर्स नहीं, आप पीछे नहीं आएंगे, कंट्रोल कर ले। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका सीकेडी स्टेज 2 या 3 है और आप अगले 5 साल में सीकेडी स्टेज 5 में पहुंचेंगे, तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन आजकल उपलब्ध हैं कि वो 5 साल का 10 साल हो सकता है, प्रोग्राम करेगा। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, मान लीजिए अगर किसी को सीकेडी स्टेज 5 यानी एंड स्टेज रीनल फेलियर हो भी गया है, तो आजकल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इतना इवॉल्व हो गया है और अब वो साइंस के बारे में हमें इतना पता है कि पीपल कैन लिव एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल। आई पर्सनली हैव पेशेंट्स, जो एक लेडी हु इज ऑन डायलिसिस सिंस 19 ईयर्स, शी इज़ अ हिंदी टीचर, शी वर्क्स मेरे पास हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शनिवार आती है, स्कूल ख़त्म करके 3:30 बजे डायलिसिस करती है, स्कूटी पे आती है, 7:30 बजे अपना डायलिसिस करके खुद ही स्कूटी पे जाती है। वाह। सो यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ एज नॉर्मल एज एनीवन एल्स, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका डायलिसिस चल रहा है। सेम इज़ विद किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तो ऐसा है कि आपके सिर्फ किडनी के फंक्शंस नहीं, आपके बाकी फंक्शंस भी नॉर्मलाइज होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप अपने पूरे फिजिकल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। बहुत मेल और फीमेल पेशेंट्स हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाती है। सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, और वो है जैसे 9 में से 10 लोगों को मालूम नहीं रहता कि उनको किडनी डिजीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब एक साइलेंट किलर कैसे। जी सर, जी जी जी। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जिस वजह से अपन पहचान सकते हैं कि किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी खराब हो रही है? जी सर, अनफॉर्चुनेटली ना बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स नहीं रहते हैं किडनी प्रॉब्लम में, बट हाँ कुछ है जो अगर आप वॉच करें तो हो सकता है कि आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि पैरों में स्वेलिंग आना, है ना, पैरों में स्वेलिंग आना, उस स्वेलिंग में दबाने में गड्ढे पड़ना, दैट मे बी वन फीचर। चलने में दम आना, जल्दी थक जाना, पेशाब करने में कोई दिक्कत होना, पेशाब रुक के होना, पेशाब की धार अच्छी नहीं आना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि शायद पूरा नहीं उतरा, थोड़ा रह गया, पेशाब में झाग या बबल्स बताता है कि आपको प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी में। ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वालों में भी हो सकता है। पेशाब में खून आना, झाग आना, तो इट इज़ वन ऑफ द अर्ली साइन कि आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। तो जब भी आपका प्रोटीन लीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बैरियर जो है उसमें टूट गया है कहीं ना कहीं। तो इट इज़ अ मार्कर ऑफ एंडोथेलियल इंजरी। तो ये ज़्यादातर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वालों में पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे और भी किडनी के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्रोटीन का लीक है, वो बहुत कॉमन है और ये एक अर्ली मार्कर होता है कि आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी। दूसरा है आँखों के नीचे स्वेलिंग आना, तो ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं। बहुत लोगों को किडनी स्टोन के वजह से पेन हो सकता है, तो बैक में पेन होना जो नीचे की तरफ रेडिएट हो, मरोड़ सा पेन होना, तो ये सब कुछ सर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको बता सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर हम बात करेंगे, वो है डायग्नोसिस। क्योंकि सुना है वैसे किडनी में भले ही कॉम्प्लिकेशंस हो, लेकिन 2 सिंपल टेस्ट से किए जा सकते हैं, एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट। तो डायग्नोसिस में और भी कोई तरीके हैं? जी, तो पहले तो मैं कहूँ कि केवल 100 रुपये में आप बता सकते हो कि आपकी किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा। केवल 100 रुपये। वो कैसे? 80 रुपये का क्रिएटिनिन, 20 रुपये का यूरिन टेस्ट। क्रिएटिनिन आपके शरीर का जहर है जो किडनी छन्नी की तरह साफ़ कर देती है। जब वो शरीर में रह जाता है तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है। तो अगर आपकी क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी है, इसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही है, तो क्रिएटिनिन। और दूसरा है यूरिन। एक अच्छा यूरिन एग्जामिनेशन, मतलब अगर एक पैथोलॉजिस्ट ने अच्छे से माइक्रोस्कोप में घुस के आपका यूरिन अच्छे से देखा है, इट इज़ एज इक्वल एज ए किडनी बायोप्सी, है ना। तो उसमें प्रोटीन लीक है, पस सेल्स है, इन्फेक्शन है, आरबीसी मतलब खून जा रहा है ब्लड में, माइक्रोस्कोपिक नॉट मैक्रोस्कोपिक, मतलब लाल खून नहीं, सफ़ेद पेशाब में भी अगर आरबीसी आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो छन्नी का बैरियर आपका टूटा है, इसीलिए आरबीसी लीक हो रहा है। तो इट इज़ 20 रुपये का यूरिन का टेस्ट भी आपको अच्छा, अगर आपने कराया, अच्छे पैथोलॉजिस्ट ने अगर देखा, तो आपको बहुत डायग्नोसिस दे सकता है। तो हमेशा जो लोग बोलते हैं कि किडनी का बीमारी बहुत महंगा है, बहुत, सिर्फ 100 रुपये चाहिए आपको डायग्नोस करने के लिए कि आपको किडनी का बीमारी है। तो फ्रीक्वेंटली कराते रहना चाहिए। जी सर। दूसरा है, आप कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराएं जिससे पता चले कि किडनी का अभी स्टेटस क्या है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सिंपल सोनोग्राफी आपको बता सकती है कि किडनी का आकार कैसा है, किडनी का साइज़ छोटा तो नहीं हो गया है, कहीं वहाँ कोई स्टोन तो नहीं है, जैसा आपने बोला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, पुरुषों में कहीं पेशाब का रास्ता रुका हुआ तो नहीं है,
तो और पेशाब की थैली में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी आपको बता सकता है। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं सीकेडी के, परमानेंट किडनी फेलियर सीकेडी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने बताया अनीमिया, अनीमिया इन कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए बोन्स वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीकेडी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस में जब भी आप एक सीकेडी का पेशेंट देखें तो ओवरऑल यू हैव टू सी, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, आप बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस पे भी काम करें। इमेजिंग कुछ हेल्प करता है? इमेजिंग बिल्कुल हेल्प करता है। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड तो करता ही है सर, लेकिन बहुत बार हमको कुछ टेस्ट, स्पेशल टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे एक रीनल डॉपलर यंग पेशेंट्स में, जिनमें 20 साल 30 साल 40 साल के पेशेंट्स हैं, जिनमें बीपी बहुत ज़्यादा है, 200 180 का ब्लड प्रेशर चल रहा है। इनमें बहुत बार किडनी को जो रक्त वाहिनियाँ जा रही हैं बड़े एओटा से, एओटा नाम का जो बड़ा हमारा खून का ब्लड वेसल है, वहाँ से रक्त वाहिनी जाती है, वो कभी कभी स्टेनोज हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत बार ये स्मोकर्स में भी होता है, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है ना। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए सोनोग्राफी के माध्यम से एक डॉपलर किया जा सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में सीटी स्कैन की आवश्यकता भी पड़ती है, जिनमें किडनी स्टोन्स होते हैं, या कभी कभी हम किसी में कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं। और कभी कभी हमको ये भी देखना पड़ता है कि किडनी फंक्शनल है कि नहीं, जिसके लिए हम एक स्प्लिट DTPA स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन कहा जाता है, जो एक परसेंटेज में बताता है कि आपकी किडनी कितना फंक्शन कर रही है। उसमें एक स्पेशल डाई दिया जाता है, न्यूक्लियर डाई, और वो डाई किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो जितना एक्सक्रीट होता है वो उतना आपका परसेंटेज आता है। अच्छा। तो आपको बताता है कि बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब हमें ये डिसाइड करना है कि ये किडनी को बचाना है कि निकालना है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक स्टोन फंसा हुआ है जो इन्फेक्टेड है, और अगर वो किडनी 5% से भी कम काम कर रही है, तो वो किडनी कोई काम की नहीं है। वो इन्फेक्टेड स्टोन और इन्फेक्टेड किडनी को शरीर से निकालने में बेहतर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो किडनी 20, 25, 30% काम कर रही है, तो ज़रूरी है कि उसको सेव करो उतना फंक्शन। तो आप वर्क करते हैं कि इन्फेक्शन कैसे कम करें, स्टोन कैसे निकालें, इसलिए इमेजिंग बहुत काम मतलब मॉडर्न टेक्निक को सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतना सेंसिटिव है वो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जब हम डायलिसिस की बात की हुई है, तो डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल। जी सर जी। तो नंबर 1, दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों के अगर कंपेयर करो तो बेटर कौन सा है? तो 2 तरीके के डायलिसिस होते हैं। एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेट का डायलिसिस। हमारे पेट में एक शीट है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। ये ना एक मलमल का कपड़ा होता है जिसमें हम पनीर छानते हैं, वैसी पतली सी एक लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, एक कैथेटर प्लेस कर देते हैं अम्बिलिकस के नीचे, और वो कैथेटर आपके बॉडी में रहता है 6 महीने से 1 साल। फिर उसके बाद उसको चेंज भी करना पड़ता है। इन्फेक्शन का रिस्क है, इन्फेक्शन रिस्क तो हीमोडायलिसिस में भी है, लेकिन कैथेटर केयर पूरा समझाया जाता है एंड पेशेंट्स को पूरा ट्रेन किया जाता है कि घर पे ग्लव्स कैसे पहन के उसको कैसे यूज़ करना है। इसमें एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड डाला जाता है जो ग्लूकोज रिच फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जब अंदर जाता है तो वो ऑस्मोसिस क्रिएट करता है। ऑस्मोसिस का मतलब प्रेशर, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो छन्नी के थ्रू चले जाएगा। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, और फिर 4 घंटे के बाद पेशेंट उस पाइप को खोल के वो पूरा गंदा पानी ड्रेन आउट कर देता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के कुछ फ़ायदे हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे ही कर सकते हैं, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने काम धंधे पे, बट महंगा है। पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस से कंपेयर करें तो महीने का कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल आपका हो जाता है। दूसरा फॉर्म ऑफ डायलिसिस होता है सर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब खून का डायलिसिस। खून के डायलिसिस में हमारा शरीर का खून निकल के मशीन के द्वारा साफ़ होके हमारा ही खून शरीर में वापस जाता है। ये जो होता है ये यूजुअली आपको एक हॉस्पिटल में कराना पड़ता है। होम हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी फ़िलहाल नागपुर में उपलब्ध नहीं है। कुछ बड़े सिटीज़ बॉम्बे, दिल्ली में होम हीमोडायलिसिस भी होता है, जिसमें एक पूरी एम्बुलेंस आपके घर पे जाके मशीन सेट करके डायलिसिस करके वापस चली जाती है। लेकिन होम हीमोडायलिसिस अभी फ़िलहाल नागपुर में नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल हीमोडायलिसिस जिसमें हफ्ते में 2 या 3 बार पेशेंट्स जाते हैं, डायलिसिस कराते हैं, वापस आ जाते हैं। डायलिसिस जो है बहुत बार कहा जाता है कि अरे डायलिसिस पे तो पेशेंट का लाइफ ऐसा हो जाता है, पेशेंट जीता नहीं है, बट ये सब गलत है। असल में हम इतना लेट कर देते हैं, बहुत बार मरीजों को लगता है कि अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, डायलिसिस का नाम सुनते ही सर डर जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो पेशेंट खा रहा है पी रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, जब तक उसको कोई इवेंट नहीं हो जाता,
तब तक लोग चालू नहीं करना चाहते। मैं बताऊं आपको सर, पहले बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेचर पे आते हैं, व्हीलचेयर पे आते हैं और फिर 3 महीने 6 महीने में चलने फिरने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे मेटाबॉलिक फैक्टर्स रिवर्स हो जाते हैं सर। बोन डिजीजेस ठीक होने लगती हैं, अनीमिया ठीक होने लगता है। आपने जैसे कहा कि स्टेज 5 पे जाने से पहले जी। अगर हम ट्रांसप्लांट के बारे में एडवाइस करें जी या सर, प्लानिंग करें तो दैट इज बेटर। तो ट्रांसप्लांट किन हालातों में करनी चाहिए और वहाँ कॉस्ट फैक्टर का क्या? ट्रांसप्लांट हर उस पेशेंट के लिए आवश्यक है जिसको CKD स्टेज 5 हो चुका है, मतलब जिसकी किडनी 15% से कम काम कर रही है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है ताकि वो एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी सके। किडनी ट्रांसप्लांट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइव किडनी ट्रांसप्लांट और एक होता है कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। लाइव मतलब जब परिवार में से कोई किडनी देना चाहे। हमारे भारत में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, होटा एक्ट है, जो कहता है कि सिर्फ परिवारजन ही आपको किडनी दे सकते हैं, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर ये अनफिट हैं या अगर ये अनअवेलेबल हैं तो आपके कज़न्स, मामा मामी, चाचा चाची जो हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। ये होता है लाइव ट्रांसप्लांट। हमेशा मैं कहता हूँ लाइव ट्रांसप्लांट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका जेनेटिक मैच जो है आपके माता पिता, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा है, तो वो किडनी के सर्वाइवल चांसेस, चलने के चांसेस बहुत लंबे होते हैं। पेशेंट्स हैं ना इंडिया में जो 25, 30, 40 साल से भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और जो अच्छे चल रहे हैं। ये हो गया लाइव ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट। कैडेवर ट्रांसप्लांट मतलब मृत शरीर अंगदान। अब आपको बहुत बार मोबाइल में मैसेज आता होगा 4 किडनी उपलब्ध, वो सब गलत है सर। हमारे सरकार ने एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी बनाई है, रजिस्ट्रेशन नंबर। जी बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ पे जोनल ट्रांसप्लांट ZTCC नागपुर में बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, और उसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ब्रेन डेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके परिवारजन अपने मर्जी से, खुशी से अंगदान करना चाहते हैं, उसमें हम नंबर लगा सकते हैं। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि एक कैडेवर 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। कमाल। 2 किडनी, 1 लिवर, पैनक्रियाज, कॉर्नियाज, इवन आपका स्किन भी आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो एक कैडेवर 8 अलग अलग लोगों को जीवन दान दे सकता है। कॉस्ट फैक्टर रफली कितना हो सकता है? कॉस्ट फैक्टर लाइव ट्रांसप्लांट का अगर आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल में देखें तो लगभग अराउंड 8 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल मेडिसिन, सब खर्चा आ जाता है। एंड टाइम टेकन टू रिकवर? टाइम टेकन टू रिकवर यूजुअली पेशेंट को 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद हम 1 मंथ एटलीस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो भीड़ भाड़ में ना जाए, जितना हो सके वो अपने घर पे रहे, ताकि क्योंकि जो मेडिसिन चलती हैं प्रतिकार शक्ति कम करने की, वो बहुत हाई चलती हैं, तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, जैसे आपने कहा। उसके बाद नियर टू नॉर्मल न्यू लाइफ। बिल्कुल सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल। एक एडवाइस, टेक होम मैसेज रहेगा तो क्या रहेगा? कुछ टिप्स किडनी को ठीक रखने के लिए। पहले तो खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी की मात्रा अच्छा लें। 8 ग्लास पानी या 2 लीटर एक दिन में सफिशेंट है। 6-7 लीटर पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है। एडिक्शन से बचें। बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सब आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, किडनीज़ को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, शुगर को नियंत्रित रखें, सॉल्ट की मात्रा कम रखें। एक दिन में आपको 6 ग्राम से कम सॉल्ट लेना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, इसलिए 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग 7 दिन में से 5 दिन करें तो भी काफ़ी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि साल में एक बार अपने पेरेंट्स का, या घर में कोई भी 50 ईयर्स के ऊपर है तो उसका एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you, sir.